हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक और टॉपिक जिसका नाम है संसाधन। आज हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और भी संसाधन से जो भी रिलेटेड बातें हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, यानी आपको समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न यही आता है कि संसाधन क्या होता है। तो देखिए, संसाधन को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको ये पिक दिखाई है, इसमें आप कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे गाय, मुर्गी, भेड़, ये सब कुछ दिख रहा है। अब ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद होते हैं और ये हमारी क्या जरूरत को पूरा करते हैं। इससे हमको क्या मिलता है, इनसे हमको दूध मिलता है, घी मिलता है, ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, वहीं पे दूसरी इमेज में देखो यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है तो आप जानते होंगे, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, यानी कि वायु मिलती है जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं। तो पेड़ पौधे भी हमारे लिए जरूरी है और ये हमारी जरूरत को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तीसरा, यहाँ पे आपको एक और इमेज दिख रही होगी, ये पानी के जहाज की। ये भी क्या है, देखो, तो ये क्या करते हैं, ये समुद्र के रास्ते से हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते। तो ये पानी का जहाज भी हमारी एक प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। तो समझ में आया आप लोगों को, इन तीनों चारों बातों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि संसाधन क्या होता है। तो कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को क्या कर दे, पूरा कर दे, हम उसे क्या बोलते हैं, संसाधन। जैसे हमारे पर्यावरण में कोई भी चीज हो, जैसे आप अगर मोबाइल को देख रहे हो तो मोबाइल से आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व होती है कि नहीं। हमको कहीं पे जाना नहीं पड़ता, घर से ही कॉल कर देते हैं, या कोई वीडियो देखना है, कोई जानकारी लेनी है तो मोबाइल के थ्रू ही ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी एक जरूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ये क्या हो गया, संसाधन हो गया। अगर आप स्कूल जाते हो तो साइकिल से जाते हो, तो साइकिल से जाओगे तो आपका समय बच जाएगा। अगर पैदल जाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने आपके समय को बचा लिया, यानी आपके काम को आसान कर दिया। दैट मीन साइकिल भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो समझ में आ गया संसाधन क्या है। तो कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे, हम उसको क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग परिभाषा पे कि संसाधन की परिभाषा क्या है। संसाधन की परिभाषा को थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो देखो, क्या है संसाधन की परिभाषा, हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी जैविक या अजैविक, यानी कि संसाधन कैसा हो सकता है, जैविक भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अजैविक हो सकता है। जैविक क्या, जिसके अंदर जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य है। ठीक है, अजैविक क्या, जिसके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, घर है। अब घर में जीवन तो नहीं होता ना, साइकिल है आपकी, उसमें जीवन नहीं होता, तो अजैविक है। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी जैविक या अजैविक घटक जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हो। ठीक है, साथ ही वे आर्थिक रूप से कैसे हो, मनुष्य की पहुंच में हो, और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु, चाहे वो जीवित हो या फिर कैसी हो, अजीवित हो, हमारी जरूरत को क्या करे, पूरा करे। साथ ही इसमें दो बातों का और ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संसाधन आपको बनाना है तो संसाधन की दो शर्तें होती है। सबसे पहली शर्त क्या है, आर्थिक रूप से पहुंच में होना चाहिए। आर्थिक रूप से पहुंच का मतलब यह है कि मान के चलो हमने एक ऐसी बाइक बना ली जो क्या है, पानी से चलती है। ठीक है, तो अच्छी बात है ना ये तो, कि कोई बाइक पहले पेट्रोल से चलती थी, अब किससे चलेगी, पानी, और पानी तो हर जगह मिलता है। लेकिन उस बाइक को बनाने में 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है, यानी एक बाइक को बनाने में कितने खर्चा आ रहा है, 1 करोड़ का आ रहा है। क्या उसको लोग खरीद पाएंगे क्या, इसका मतलब वो संसाधन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि संसाधन तो बन गया लेकिन लोगों की जरूरत को पूरा ही नहीं कर पा रहा, लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे, तो वो उसको हम संसाधन नहीं बोलेंगे। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो संसाधन आपने बनाया है वो क्या कर दे, पर्यावरण को प्रदूषित कर दे या इंसान को कोई बीमारी क्रिएट कर दे, मनुष्य के लिए हानिकारक हो, तो हम उसको भी क्या नहीं बोलेंगे, संसाधन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो संसाधन बनने के लिए दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, पहुंच में होना चाहिए, यानी कम पैसे में बन जाए। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य होना चाहिए, यानी कि समाज को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और तीसरा होता है यहाँ पे, घटक को संसाधनों में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कोई भी संसाधन बनाते हैं तो उसके लिए प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो संसाधन समझ में आ गया। एक बार इसकी परिभाषा को समझ लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी जैविक या अजैविक घटक जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हो, साथ ही आर्थिक रूप से मनुष्य की पहुंच में हो, और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य हो, क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्लियर होगी संसाधन। अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में।
अब देखिए संसाधनों की परिभाषा को समझने के बाद अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की, कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संसाधनों को मुख्यतः दो प्रकार में विभाजित किया गया है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कौन सा, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा कौन सा होता है, मानव निर्मित संसाधन। अब ये प्राकृतिक संसाधन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कई चीजें ऐसी है, कई चीजें प्रकृति ने हमको ऐसे दी हैं कि वो ऑलरेडी पहले से संसाधन है, इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पानी, अब देखिए पानी सीधा जमीन से निकलता है और हम उसको क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं, या बारिश का पानी आता है वो जमीन में जाता है, उसको क्या करते हैं हम बाद में निकाल के क्या करते हैं, मोटर से फिर पीते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी पहले से क्या है, संसाधन है। तो वो कौन संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। समझ में आया प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, कि वे संसाधन जो हमको प्रकृति से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन कौन से होंगे, जो मनुष्य ने बनाए। जैसे कि अगर हम बात करें आपका स्कूल बैग है, अब स्कूल बैग पहले से संसाधन नहीं था, ठीक है, मनुष्य ने अपना दिमाग लगा के उसको बनाया है, तो ये कौन संसाधन हो गया, मानव निर्मित। तो सिंपल सी बात है, जो प्रकृति से मिले हैं वो प्राकृतिक संसाधन, और जो मनुष्य ने बनाए हैं वो कौन से हो गए, मानव निर्मित संसाधन। तो इसकी परिभाषा भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, यहां पे प्रकृति लिख लेना, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, साथ ही उन्हें संसाधन बनाने के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को संसाधन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से क्या है, संसाधन। जैसे मान के चलो वन है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, जो वन होता है ना, अब वन में देखो, वन के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता है, वन आपको क्या करेंगे, फल देंगे, जड़ी बूटियां देंगे, ये सब कुछ देंगे, और आपको कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मानव निर्मित संसाधन की, तो सिंपल सी बात है, इनको मनुष्य ने बनाया है। तो वे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य ने तकनीक की सहायता से किया है, कौन से कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो संसाधन मनुष्य ने बनाए वो कौन से हो गए, मानव निर्मित संसाधन हो गए। क्लियर हो गया। अब और हम बात करते हैं संसाधनों के जो अन्य प्रकार हैं वो क्या क्या है। तो संसाधनों को और भी कई कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। अब देखो यहाँ पे जैव संसाधन क्या है, तो वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है, पशुधन है, पेड़ पौधे, ये सब कौन से हो गए, जैव संसाधन हो गए। यानी कि जिनमें जीवन होना चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या है, जीवित प्राणी है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो संसाधन तो है। कौन संसाधन है, जैव संसाधन है, ठीक है। गाय भैंस हम पालते हैं, डेयरी करते हैं कि नहीं, तो वो क्या है, हमको दूध वगैरह देते हैं, तो वो भी संसाधन है, तो उनके अंदर जीवन है, तो कौन सा हो गया, जैविक संसाधन हो गया। अब दूसरी बात करते हैं अजैव संसाधन की। क्या अजैव संसाधन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, देखो वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, यानी कि वो संसाधन तो होते हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं होता, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन के उदाहरण क्या है, देखो जैसे धातु है, मृदा है, जल है, ये सब कौन से अजैव संसाधन, संसाधन तो हैं लेकिन इनमें जीवन नहीं है। तो याद रखोगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक संसाधन और एक अजैव संसाधन। क्लियर, याद रखोगे। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है, कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो नवीकरणीय संसाधन हम उनको बोलते हैं ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम पानी को एक बार क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, अब पानी गंदा हो जाता है तो पानी को फिल्टर करके दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, हम यूज में ला सकते हैं कि नहीं, जल्दी से जल्दी। तो इसका मतलब ये कौन संसाधन हो गया, ये हो गया नवीकरणीय संसाधन, यानी हम उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, ठीक है। तो ये है, तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं।
क्लियर हो गया। नवीकरण संसाधन क्या होते हैं, जिनको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो, वे ये संसाधन कभी समाप्त नहीं होंगे, ये वाले संसाधन जो है ना वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, इन संसाधनों की पूर्ति हमेशा होती रहेगी, अतः इन्हें हम क्या बोलते हैं, पुनः आपूर्ति संसाधन भी कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, अब आपको पता है सौर ऊर्जा की कोई कमी होगी क्या, सूर्य की रोशनी की कमी हो सकती है क्या, कभी कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये कौन सा संसाधन है, ये है नवीकरण संसाधन। पवन ऊर्जा की भी कभी कमी नहीं हो सकती, तो ये कौन सा हो गया यहाँ पे, नवीकरण संसाधन हो गया। नवीकरण क्लियर हो गया, जिनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो कौन से हो गए, नवीकरण संसाधन हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनवीकरण संसाधन की, कि अनवीकरण संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, वे संसाधन जिनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, यानी कि ऐसे संसाधन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, मतलब बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, हजारों लाखों साल लग जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो डीजल पेट्रोल है, अब देखो डीजल पेट्रोल को हम यूज तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन वो जो बनते हैं उनके बनने की प्रक्रिया बहुत सालों की है, यानी कि वो कम से कम हजारों साल ले लेते हैं डीजल पेट्रोल बनने में। ठीक है, पेट्रोलियम कितने सालों में बनता है, हजारों सालों में। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म, जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बनता है, और जल्दी यूज करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है, अनवीकरण संसाधन क्या है, वे संसाधन जिनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, अर्थात इन संसाधनों को शीघ्र पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो क्या क्या होते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये कौन से हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। याद रखोगे, कोयला पेट्रोलियम कौन से हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। तो दोनों समझ में आ गया आपको। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय होते हैं और कौन से, अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय कौन से होते हैं, जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, और अनवीकरणीय कौन से होते हैं, जिनको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, तो ज्यादा यूज करेंगे तो भविष्य में क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि डीजल पेट्रोल आपको पता है जल्दी से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब बात करते हैं हम अगले की। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब देखो स्वामित्व के आधार पर, नाम से ही पता चल रहा है स्वामित्व के आधार पर, यानी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम अधिकार के हिसाब से देखेंगे। किसके हिसाब से देखेंगे, अधिकार, कि इसका मालिक कौन है या फिर मालिक कितने हैं, ये आपको समझना है, तो इससे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे सबसे पहला कौन सा है, व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या है, देखो वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा या फिर उसके परिवार का अधिकार होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपको बोतल नजर आ रही है, ये मैंने अपने पैसे से खरीदी है, तो ये बोतल किसकी होगी, मेरी होगी, तो ये संसाधन किसका हो गया, मेरा हो गया, यानी व्यक्तिगत संसाधन हो गया। समझ में आ गई बात आप लोग को। ये अगर माउस है, ये अगर मैंने खरीदा है, तो ये माउस किसका होगा, मेरा होगा, तो ये कौन संसाधन हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ठीक है, तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे ट्रैक्टर है, किसी व्यक्ति ने खुद का ट्रैक्टर खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली, और भी कई निजी वस्तुएं खरीद सकता है, वो सभी क्या होंगे, वो सभी क्या होंगी, निजी वस्तुएं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे निजी, जितनी भी निजी वस्तुएं होती है ना, वो सब क्या होती हैं, व्यक्तिगत संसाधन होती है। पहला काम क्लियर हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक क्या होता है, ऐसे संसाधन जिन पे पूरे समुदाय का अधिकार हो। समुदाय क्या हो सकता है, एक मोहल्ला हो सकता है, एक गांव हो सकता है, या फिर एक विस्तृत क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, तो वे संसाधन जिन पर किसी समुदाय का अधिकार होता है, किसका होता है, एक समुदाय का अधिकार होता है, उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सामुदायिक भवन, जिसको हम क्या बोलते हैं, धर्मशाला बोलते हैं। धर्मशाला को कोई एक व्यक्ति यूज करेगा या सभी यूज करेंगे, तो सभी यूज करेंगे। सार्वजनिक स्कूल, अब सरकारी स्कूल होगा तो उसमें सभी को जाने का अधिकार है कि नहीं, तो ये बस आपको समझना है। ठीक है, दूसरा क्या है, सार्वजनिक पार्क, आपके मोहल्ले में या गांव में पार्क बना हुआ है, तो उसमें सभी बच्चे खेलने जाएंगे। अगर किसी एक व्यक्ति का होता तो हर कोई नहीं जाता। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, सामुदायिक संसाधन हो गए। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधन की। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, देखो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर आने वाले सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन आएंगे, जैसे
हमारे देश के अंदर कहीं पे कोयला निकल रहा है, कहीं पे चांदी निकल रही है, कहीं पे सोना निकल रहा है, तो वो संसाधन सब किसके किसके संसाधन कहलाएंगे? वो हमारे भारत के संसाधन कहलाएंगे, यानी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले की, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो देखो, वे संसाधन जिनका उपयोग कोई भी देश नहीं कर सकता वो क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे संसाधन है जिन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। इन संसाधनों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अनुमति से ही किया जाता है। अगर हम इसका उपयोग करना चाहते हैं, कोई देश अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि, ठीक है, जैसे कि WHO है, ये सब है कि नहीं, बड़ी बड़ी यूनिट। तो इन सब का क्या है? परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो विवाद हो सकता है, लड़ाइयां हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर के महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। यानी कि हमारी जो तट रेखा है उससे 200 किलोमीटर की दूरी पर वहां पे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि वो कौन से संसाधन हो गए? अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गए। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो ये थे स्वामित्व के आधार पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट, विकास के आधार पर, कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पर भी संसाधन, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे संभावी संसाधन के बारे में। कि संभावी संसाधन क्या होता है? पहला प्रकार है ये। ठीक है, तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका हम सर्वेक्षण कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि खोज हो चुकी है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण वर्तमान में इन संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा। यानी संसाधनों की खोज तो हो गई है, लेकिन तकनीक नहीं है हमारे पास। तकनीक मतलब एक सस्ता तकनीक होनी चाहिए जिससे कि कम पैसों में संसाधन बन जाए, तो तकनीक नहीं है। इस कारण क्या है, इनके अभी तो इसका यूज नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हें क्या बोलते हैं? संभावी। इसलिए संभावी संसाधन नाम दिया गया। संभावी मतलब भविष्य में इसके यूज होने की संभावना है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? संभावित संसाधन बोलते हैं। उदाहरण इसमें क्या दिया है? हिमालय क्षेत्र में जैसे खनिज है, उनका अभी तक यूज नहीं किया जा चुका है क्योंकि वहां पे परमिशन नहीं है। दूसरा, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा के बहुत सारे क्या है वहां पे अवसर हैं, लेकिन हम वहां पे तकनीक की कमी है, इस कारण हम उन संसाधनों का यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन आगे चल के वैज्ञानिक और खोज करते रहेंगे और इसका यूज संभव हो सकता है, इसलिए हमने इसको कौन सी कैटेगरी में रखा है? संभावित संसाधनों की कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे भंडार। देखो भंडार क्या होता है कि पर्यावरण में उपस्थित वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण, यानी फिर से तकनीक के अभाव के कारण इनका उपयोग अभी नहीं हो पा रहा। तो इसको भी कौन सी कैटेगरी में रखा है? भंडार के में। यानी कि आगे चल के इसका भी यूज हो जाएगा। विकास जैसे जैसे देश करते हैं, तरक्की करेगा मानव, तो इसका यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे जल में उपस्थित तत्व ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत बन सकते हैं। जैसे जल में आपको पता है हाइड्रोजन होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है कि नहीं? ठीक है, लेकिन उसका यूज अभी तो नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी कैटेगरी में रखेगा? भंडार में रखेगा। यानी कि आगे चल के जब मनुष्य और ज्यादा विकास करेगा तो इनका यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए विकास के आधार पर यही है संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा संचित कोष। अब संचित कोष क्या होता है? तो वे संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, यानी कि ये भी भंडार ही है एक तरीके से। वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे नदियों से जल का विद्युत का निर्माण। जैसे आज की डेट में अगर हम बिजली की बात करें ना, तो बिजली क्या है? पानी से बनाई जाती है और कोयले से। तो आज की डेट में हम कोयले से ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है, पानी से नहीं बना रहे। तो निकट भविष्य में क्या कर सकते हैं? इसका यूज किया जा सकता है। तो यही है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, और नेक्स्ट आता है यहाँ पे विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन क्या होता है? तो विकसित संसाधन वो संसाधन होता है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या है विकसित संसाधन? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी जिसकी खोज हो चुकी है। ठीक है, साथ ही गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी विकसित संसाधन क्या होते हैं? जैसे हमने संसाधन की खोज कर ली पहले तो, कि भैया यहाँ पे संसाधन मिल गया हमको, ठीक है, अब हमको क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, गुणवत्ता भी देखनी पड़ेगी। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी देख ली, बढ़िया क्वालिटी का, कोई दिक्कत नहीं, इंसान को कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मात्रा, मात्रा भी कि इसको कम से कम अच्छा यूज किया जा सकता है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं, दैट मीन्स वो कौन संसाधन बन गया? विकसित संसाधन बन गया।
समझ में आया क्या होता है विकसित संसाधन। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।